बच्चों भूगोल विषय की क्लास 12th की चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, इसके आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे। बच्चों हमने पूरा चैप्टर पढ़ा। इस चैप्टर में हमने देखा कि वितरण क्या होता है, घनत्व क्या होता है, वृद्धि और संगठन का क्या अर्थ होता है और इनके क्या महत्व है, इनके क्या कारण हैं, इनके क्या परिणाम हैं। ठीक है बच्चों, आज हम प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। इसके 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 102.8 करोड़, दूसरा है 328.7 करोड़, तीसरा है 318.2 करोड़ और चौथा ऑप्शन है बच्चों 121 करोड़। हम सभी जानते हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़ जनसंख्या भारत की है। इसका आंसर आएगा ग। ठीक है बच्चों, 121.01 करोड़ जनसंख्या भारत की 2011 के डाटा के अनुसार है। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न करते हैं बच्चों। इसका निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। हमने जनसंख्या घनत्व का टॉपिक पढ़ा था बच्चों। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि बिहार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, लगभग 1102 के आसपास। उसके बाद दूसरा स्थान आता है बच्चों पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का दूसरा स्थान आता है लगभग 1029 के आसपास। यहाँ चूंकि बिहार ऑप्शन में है ही नहीं यहाँ पर, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, पश्चिम बंगाल। क्या इसका आंसर आएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्रश्नोत्तर करते समय ध्यान रखना है कि यदि उचित या सही आंसर ऑप्शंस में नहीं है तो उसके बाद का जो आंसर आएगा वो सही माना जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर चूंकि बिहार इस ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, पश्चिम बंगाल। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है। हमने नगरीय जनसंख्या का संगठन जिसके अंतर्गत देखा था कि किस राज्यों में जनसंख्या नगरीय ज़्यादा है, किन राज्यों में नगरीय जनसंख्या कम है। तो इसका आंसर आएगा बच्चों तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका आंसर आएगा, लगभग 48% यहाँ पर नगरीय जनसंख्या है। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। भारत में विशालतम भाषाई समूह 4 परिवार हमने पढ़े थे, भाषाई परिवार। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि भारतीय आर्य लगभग 73% जनसंख्या भारतीय आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती है बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ग, भारतीय आर्य। ठीक है, इसके बाद है लघुत्रात्मक प्रश्न। इसके अंतर्गत लगभग 20 से 30 शब्दों में इसका आंसर हमें देना है। पहला प्रश्न है, भारत के अत्यंत उष्ण एवं शुष्क तथा अत्यंत शीत व आर्द्र प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व निम्न है। ये हम सभी जानते हैं कि अत्यंत गर्म है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है, अत्यंत शीत है जहाँ पर ज़्यादा सर्दी पड़ती है वहाँ भी कम है। मतलब अति जहाँ पर है, किसी भी चीज़ की अति है, वहाँ पर जनसंख्या कम मिलेगी। वहाँ पर जनसंख्या कैसी मिलेगी, कम मिलेगी। ठीक है बच्चों, अब अति किसी भी जलवायु में अति होना गलत बात है जनसंख्या की बसावट के लिए। ठीक है, जैसे हम सब जानते हैं यदि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो उस क्षेत्र में जनसंख्या कम मिलेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी वहाँ भी कम मिलेगी, बहुत ज़्यादा बरसात होगी या बहुत ज़्यादा पानी होगा वहाँ भी जनसंख्या कम मिलेगी, और बहुत ज़्यादा पानी की कमी होगी वहाँ भी जनसंख्या कम मिलेगी। इसलिए उचित मात्रा में सभी तत्वों का कैसा है, उचित मात्रा में होना आवश्यक है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या कहता है, हमारा प्रश्न है अत्यंत उष्ण एवं शुष्क तथा अत्यंत शीत एवं आर्द्र प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व निम्न है। इस कथन के दृष्टिकोण से जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न में मुख्य बात क्या है, जलवायु की भूमिका को जनसंख्या घनत्व के साथ संबंध में बताना है। हम सब जानते हैं कि जलवायु की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। जलवायु में मुख्यतः 2 तत्व होते हैं बच्चों, वर्षा और तापमान। ठीक है, मुख्यतः 2 तत्व इंपॉर्टेंट होते हैं। अब दोनों की यदि वर्षा अधिक होगी
उस क्षेत्र में भी जनसंख्या कम पाई जाएगी, और वर्षा जहाँ न्यून होगी, जैसे पश्चिमी राजस्थान का रेगिस्तान, वहाँ भी जनसंख्या कैसी पाई जाएगी, न्यून पाई जाएगी। उसी तरीके से जहाँ अधिक तापमान होगा वहाँ भी जनसंख्या कम पाई जाएगी, और जहाँ कम बिल्कुल न्यून तापमान होगा वहाँ भी जनसंख्या कैसी पाई जाएगी, कम पाई जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसके आंसर हमने क्या लिखा है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों में जलवायु प्रमुख स्थान रखता है। ठीक है बच्चों, पश्चिमी राजस्थान के गर्म व सूखे रेगिस्तान में, पश्चिमी राजस्थान के गर्म व सूखे रेगिस्तान में तथा ठंडा आर्द्रता वाले पूर्वी हिमालय में जनसंख्या का वितरण असमान व कम है। ये हमने हमारे पहले भी स्लाइड्स में देख लिया था। ठीक है बच्चों, एक बार मैं समझाने के लिए इस मानचित्र में आपको बता देता हूँ। पश्चिमी राजस्थान जो है, यहाँ पर इस पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार का, यहाँ पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार का मिलता है, इस क्षेत्र में जनसंख्या कम पाई जाती है क्योंकि रेगिस्तान है, तापमान अधिक है और वर्षा की मात्रा कम है। उसी प्रकार से हिमालय क्षेत्र है, ये अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, ठीक है बच्चों, यहाँ तापमान और वर्षा की मात्रा में बहुत ही ज़्यादा अति पाई जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से ये मेघालय वाला जो क्षेत्र है, दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, मौसिनराम और चेरापूंजी, यहाँ पर भी जनसंख्या कम पाई जाती है। यहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है क्योंकि हिमालय का क्षेत्र है, यहाँ पर गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती है, साथ में सर्दियाँ भी ज़्यादा पड़ती है क्योंकि रेगिस्तान का क्षेत्र है, इस वजह से। और जहाँ अधिक वर्षा है वहाँ भी जनसंख्या कम है, जहाँ कम वर्षा है वहाँ भी जनसंख्या कम है। तो उचित मात्रा में कैसा होना चाहिए बच्चों, उचित मात्रा में मानव के अनुकूल जो क्षेत्र होंगे वहाँ पर ही जनसंख्या ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये प्रश्न करते समय बच्चों ये ध्यान रखना है कि यदि प्रश्न कहीं लिखा नहीं जा रहा है तो पॉज भी करके हम उस वीडियो को पॉज करके उस जगह पर और क्वेश्चन को नोट डाउन, आंसर को नोट डाउन कर लेना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है। इतनी विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए उत्तरदायी एक कारण को लिखिए। भारत के किन्हीं राज्यों में, किन्हीं क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या रहती है और कुछ क्षेत्रों में शहरी जनसंख्या है, नगरीय जनसंख्या रहती है। तो जो ग्रामीण जनसंख्या है उन क्षेत्रों में क्यों रहती है और उसके क्या कारण हैं, ये प्रश्न इस तरीके से पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमने पढ़ा कि हिमाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, उड़ीसा एवं त्रिपुरा, यहाँ पर लगभग 10% ही नगरीय जनसंख्या है। लगभग 10 से 20% जनसंख्या नगरीय है। बाकी की 80 से 90% जनसंख्या कैसी है, ग्रामीण है। ठीक है, इन राज्यों में लगभग 80 से 90% जनसंख्या कैसी है, ग्रामीण है। तो इनमें क्या है कि ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कैसा है, ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, वाले राज्य हैं। इन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या मिलने का मुख्य कारण यहाँ समतल उपजाऊ भागों के कारण एक बड़ी जनसंख्या का कृषि एवं उससे संबंधित क्रियाकलापों पर अधिक निर्भरता का होना है। यानी कि इन क्षेत्रों में, गाँवों में यदि रोजगार प्राप्ति हो रही है, गाँवों में यदि कृषि हो रही है, तो वो लोग नगरीय में प्रवास नहीं करेंगे। इसलिए ग्रामीण जनसंख्या यहाँ ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ मैदान है, कृषि के लिए क्षेत्र अच्छे हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है इन राज्यों में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है बच्चों, भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता दर ऊंची क्यों है। ये प्रश्न हमारे सामने है। उससे पहले हमें ये देखना है कि श्रम सहभागिता दर होती क्या है, इसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नोट्स में बनाया है, पॉइंट में बनाया है, कुल जनसंख्या में क्रियाशील श्रमिक जनसंख्या का प्रतिशत श्रम की सहभागिता दर कहलाती है। कुल जनसंख्या में, मान लो कुल जनसंख्या हमारी कितनी है, 100 है। कुल जनसंख्या हमारी कितनी है, 100 है। उसमें से 40 लोग ही, ठीक है बच्चों, 100 में से 40 लोग ही यदि श्रमिक जनसंख्या है, कुल जनसंख्या में क्रियाशील श्रमिक जनसंख्या का प्रतिशत 40 लोग ही क्रियाशील जनसंख्या है, श्रमिक जनसंख्या है, तो कितने हुए, 100 में से 40। तो यहाँ पर कितना हुआ, 40% श्रम सहभागिता दर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो कुल जनसंख्या में से क्रियाशील श्रमिक,
जो श्रमिक हैं, वास्तव में जो क्रियाशील श्रमिक हैं, जो कार्य करते हैं, उन लोगों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में से जब होता है तो क्या कहलाता है? श्रम की सहभागिता दर कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम की सहभागिता दर अधिक क्यों है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे समझ में आ रहा है। अब इसका आंसर क्या होगा? भारत जैसे विशाल विकासशील देश के संदर्भ में यह माना जाता है कि आर्थिक विकास में निम्न स्तरों वाले राज्यों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इन राज्यों में निर्वाह अथवा लगभग निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। अब एक बात बताओ बच्चों कि यदि किसी गांव में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होगी तो वो दूसरे क्षेत्र में क्यों जाएंगे? वो अपने गांव में ही काम कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि वो किसी क्षेत्र में, यदि हम किसी कोई राज्य है या कोई ज़िला है या कोई गांव है या कोई कस्बा है, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, कोई क्षेत्र में यदि श्रम की अधिक आवश्यकता है, डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ पर डिमांड कैसी, श्रम की डिमांड को सप्लाई भी मिल जाएगी। ठीक है, यदि किसी क्षेत्र में ज़्यादा औद्योगिकरण ज़्यादा है या फिर कृषि में ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता होती है या फिर कोई ज़्यादा सेवा के क्षेत्र में ज़्यादा डिमांड है, तो वहाँ पर क्या होगा? श्रम की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, जहाँ पर श्रम की आवश्यकता ज़्यादा है, यदि मैं इसको एक साधारण भाषा में समझाऊँ, यदि मेरे पास कोई फैक्ट्री है, वहाँ उस फैक्ट्री में मुझे 50 लोगों की आवश्यकता है काम करने के लिए। ठीक है, और एक गांव में मैंने 50 लोगों को बुला लिया कि ठीक है 50 लोग मेरे इस फैक्ट्री में काम कर लो, तो 50 लोग मेरे को वहाँ पर मिल जाएंगे। यदि मैं उस फैक्ट्री को नहीं खोलता, यदि उस फैक्ट्री वहाँ पर नहीं होती, तो वो 50 लोग क्या कर रहे थे? बैठे हुए थे या फिर खेतों में काम कर रहे थे। और यदि खोल लेता तो वो खेतों में भी काम चल रहा है और फैक्ट्री में भी काम चल रहा है। तो मैंने कल बताया अतिरिक्त जो जनसंख्या थी वो क्या काम करने लग जाती है? श्रम में शामिल। अगला हमारा जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट कीजिए। हमने पढ़ा था बच्चों कि कृषि 3 प्रकार के मुख्यतः सेक्टर होते हैं, वैसे 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी 3 ही हम बात कर रहे हैं। तो 3 प्रकार के सेक्टर्स में प्राथमिक जो सेक्टर है जिसमें कृषि या उससे संबंधित क्रियाएं होती है। ठीक है, द्वितीय जो जिसमें निर्माण और विनिर्माण होता है, और तृतीय सेक्टर में सेवा मानी जाती है। इन तीनों सेक्टर में भारत के अंदर प्राथमिक सेक्टर में श्रमिकों का सर्वाधिक अंश है। इसके क्या कारण हैं बच्चों? देखो कि 2011 के डाटा के अनुसार 54.6% भाग जो जनसंख्या का है वो कृषि और उससे संबंधित कार्यों में संलग्न था। अब हमें पता है कि भारत गांवों का देश है, यहाँ पर कृषि सर्वाधिक की जाती है और सर्वाधिक कृषि कार्य करने के कारण यहाँ पर जनसंख्या भी सर्वाधिक कृषि में ही जुड़ी हुई है, लगी हुई है। ठीक है बच्चों, लेकिन लगातार परिवर्तन के साथ जैसे जैसे विकास होता जा रहा है भारत का और जैसे जैसे सेक्टर में परिवर्तन होता जा रहा है, वैसे वैसे प्रथम ये पहले सेक्टर से मूव करके द्वितीय और तृतीय सेक्टर में जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है। ये लगातार हो रहा है बच्चों। ठीक है, क्योंकि सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि, भारी मात्रा में वृद्धि देखी गई है हाल ही के कुछ वर्षों में, और निर्माण जैसे द्वितीय जो सेक्टर है उसमें भी वृद्धि देखी जा रही है। ठीक है बच्चों, और ये विकास का एक द्योतक भी है, विकास का एक चरण भी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने प्रश्न का आंसर क्या लिखा? भारत की जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन यह प्रदर्शित करता है कि सन 2011 में भारत में कार्यरत कुल श्रमिकों की संख्या का 54.6% भाग कृषि सेक्टर में संलग्न था, जो अन्य व्यावसायिक संवर्ग जैसे घरेलू उद्योग तथा अन्य श्रमिकों की तुलना में अधिक था। इसका मुख्य कारण यह था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की श्रमिक जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये प्रश्न को देखा कि कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो अगला प्रश्न है वो बड़े क्वेश्चन है, 150 शब्दों वाले बड़े क्वेश्चन है।
हमारा इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, तीसरे प्रश्न के अंदर पहला है, भारत में जनसंख्या घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। भारत में जनसंख्या घनत्व के स्थानिक वितरण, हमें सबको पता है कि भारत में जनसंख्या घनत्व क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग राज्य, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसका आंसर हमने लिखा है, भारत में जनसंख्या घनत्व में स्थानिक भिन्नता देखने को मिलती है। भारत में जनसंख्या का घनत्व धरातल, मिट्टी की उर्वरता, वर्षा, उद्योग, खनन एवं शहरीकरण पर निर्भर करता है। राज्य स्तर में जनसंख्या के घनत्व में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। ठीक है बच्चों, हमने देखा कि जनसंख्या घनत्व अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से होता है और उसके कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। मिट्टी, धरातल किस प्रकार का है, वर्षा कैसी है, उद्योग कैसा है, ठीक है, खनन और शहरीकरण। इसी के तहत हम आगे देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है बच्चों, 17 है केवल। ठीक है, इस आंसर को नोट डाउन करना है। अच्छा, कहीं भी आपको ऐसा लगे कि लिखा नहीं गया है, वहीं पर वीडियो को पॉज करना है, स्टॉप करना है मतलब, और उसको आंसर को लिख करके फिर उसको आगे बढ़ाना है बच्चों। ठीक है, इसका आगे का कंटिन्यू करते हैं। जबकि बिहार में 1102 और पश्चिम बंगाल में 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जहां सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में 17 है, वहीं बिहार में कितना है, 1102। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों स्टेट्स के बीच में। ठीक है बच्चों, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का घनत्व 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, दिल्ली का कितना है, 11,297, बहुत ज़्यादा है। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जनसंख्या घनत्व मात्र 46 है, 46। ठीक है बच्चों, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा दिल्ली का और सबसे कम अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अधिक जनसंख्या का घनत्व वाले राज्य गंगा और सतलज के उपजाऊ मैदान में स्थित है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जनसंख्या ज़्यादा कहाँ होगी, जहाँ उचित व्यवस्था होगी। उचित व्यवस्था पहले के समय में कृषि मानी जाती थी। ठीक है बच्चों, पुरातन काल में कृषि ही एकमात्र रोजगार का साधन होता था। और कृषि कहाँ कहाँ पर होगी, हमने पहले भी बताया है कि वर्षा, धरातल की प्रकृति, मिट्टी का उपजाऊपन, ठीक है बच्चों, धरातल किस प्रकार का है, इस प्रकार की समस्त चीज़ें कृषि की में सहायक होती है। तो इसी कारण से गंगा और सतलज के जो उपजाऊ मैदान हैं वहाँ पर ही ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसी के क्रम में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में 828, हरियाणा में 573, पंजाब में 550 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व पाया जाता है बच्चों। इसी में कंटिन्यू देखते हैं, जबकि दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के केरल में घनत्व सबसे अधिक है। यहाँ पर 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। दक्षिण भारत की हम बात करें तो अतः घनत्व की दृष्टि से केरल राज्य का स्थान बिहार एवं पश्चिम बंगाल के पश्चात तीसरा है। और प्रायद्वीपीय भारत में केरल के पश्चात तमिलनाडु का कितना है, 555 जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखते हैं कि पर्यावरण की विपरीत परिस्थितियों के कारण हिमालय पर्वतीय प्रदेश के राज्य एवं असम को छोड़कर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अपेक्षाकृत निम्न जनघनत्व मिलता है। कहाँ का निम्न जनघनत्व मिलता है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है बच्चों, हिमालय के कारण। ठीक है, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है, उत्तर पूर्व के जो राज्य है उसमें असम को छोड़ दे, क्योंकि असम में क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण उपजाऊ मैदान है और वहाँ पर जनसंख्या ठीक ठाक मात्रा में मिलती है। ठीक है बच्चों, इस कारण असम को छोड़ दे तो पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जनसंख्या का घनत्व निम्न पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में निम्न पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, इन क्षेत्रों में निम्न पाया जाता है। इसके कारण भी मैंने आपको पहले भी बताए थे। इसके बाद देखते हैं, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मध्य भारत प्रायद्वीपीय पठार के राज्यों में देखें तो मध्य प्रदेश 236, छत्तीसगढ़ 189, गुजरात 308, उड़ीसा 269, कर्नाटक 319, आंध्र प्रदेश 308 है, महाराष्ट्र में 365 जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा जो कि बड़ा क्वेश्चन था 150 शब्दों का, वो पूरा होता है बच्चों। ठीक है,
इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है बड़े क्वेश्चंस में, वो है भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का विवरण दीजिए। भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का विवरण दीजिए कि भारत में कौन कौन सी जनसंख्या क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर कैसे लिखते हैं कि जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का आशय किसी व्यक्ति के कृषि, विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं अथवा किसी प्रकार की व्यावसायिक क्रियाओं में कार्यरत होने से होता है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, रोजगार के लिए क्या कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के कार्य वो कर सकता है और जो ये कार्य करे उसे क्या कहेंगे, व्यावसायिक क्रिया कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया था। पहला है कृषक, दूसरा कृषि श्रमिक, तीसरा घरेलू औद्योगिक श्रमिक और चौथा है अन्य श्रमिक। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं हम प्राथमिक सेक्टर में। प्राथमिक सेक्टर में कृषक और श्रमिकों को सम्मिलित किया जाता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल श्रमिक जनसंख्या का 54.6%, 54.6% जनसंख्या, कुल श्रमिक जनसंख्या की 54.6% जनसंख्या कृषक और कृषि मजदूरों के रूप में कार्यरत था। अर्थात प्राथमिक सेक्टर में कार्य कर रहा था कितना प्रतिशत, 54.6% जो जनसंख्या है श्रमिकों की टोटल जनसंख्या की 54.6% वो प्राथमिक सेक्टर में काम कर रहा था कृषक और कृषक मजदूरों के रूप में। द्वितीयक तथा तृतीयक सेक्टर में घरेलू औद्योगिक श्रमिक तथा अन्य श्रमिकों को सम्मिलित किया जाता है। सन 2011 में भारत की कुल श्रमजीवी जनसंख्या का केवल 3.8% भाग घरेलू औद्योगिक श्रमिक के रूप में अर्थात द्वितीय सेक्टर में, घरेलू औद्योगिक श्रमिक का मतलब होता है द्वितीय सेक्टर, निर्माण और विनिर्माण जैसी, और 41.6% अन्य श्रमिक के रूप में गैर घरेलू उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, मरम्मत एवं अन्य सेवाओं में कार्यरत लोगों के रूप में था। ये 41.6% है, ये तृतीय सेक्टर को दर्शाता है जिसे सेवा भी हम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और इसका संख्या भी लगातार रूप से बढ़ती जा रही है, विकास के साथ साथ में इसकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। ठीक है बच्चों, इसके बाद स्पष्ट है कि भारत की कुल श्रमजीवी जनसंख्या में द्वितीयक एवं तृतीयक सेक्टरों की तुलना में प्राथमिक सेक्टर में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिशत उच्च मिलता है। हमने देखा कि प्राथमिक सेक्टर में ज़्यादा है बजाय कि द्वितीयक और तृतीयक के। भारत के उक्त तीनों सेक्टरों में महिला श्रमिकों की स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि उक्त सेक्टरों में महिला श्रमिकों की तुलना में पुरुष श्रमिकों की संख्या अधिक है। सब जानते हैं कि पुरुष श्रमिकों की संख्या ज़्यादा होती है भारत जैसे देश में और महिला श्रमिकों की संख्या कम है। लेकिन यहाँ पर देखना है कि महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत रूप से अधिक है, क्योंकि कृषि, हमने देखा कि प्राथमिक सेक्टर में कृषि और कृषक मजदूर शामिल किए जाते हैं, तो घरेलू स्तर पर या फिर गांव के स्तर पर महिलाएं वहां जाकर कार्य कर लेती है। ठीक है बच्चों, यद्यपि कुछ वर्षों में महिलाओं की द्वितीयक और तृतीय सेक्टरों की सहभागिता में सुधार हुआ है। सेकेंडरी और टर्सरी, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में भी महिलाएं काम कर रही है, लगातार विकास हो रहा है। ठीक है बच्चों, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। विभिन्न सेक्टरों में श्रम सहभागिता दर की स्थानिक भिन्नता देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश, नागालैंड जैसे राज्यों में कृषकों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे क्षेत्रों में कृषकों की संख्या ज़्यादा है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल व मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कृषक मजदूरों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, कहीं तो कृषक या किसानों की संख्या ज़्यादा है, कहीं कृषक मजदूरों की संख्या ज़्यादा है। इन दोनों में अंतर है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं बच्चों? देखो, जहाँ पर कृषक संख्या ज़्यादा है वहाँ क्षेत्र कम हो सकता है, और कृषक मजदूरों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर क्षेत्र बड़े होंगे और उनको मजदूर के रूप में उस क्षेत्र में रख सकते हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी जैसे अत्यधिक नगरीकृत क्षेत्रों में श्रमिकों का एक बड़ा अनुपात अन्य सेवाओं में लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, फैक्ट्रियों में या तृतीयक सेवाओं में, सेवा के अंतर्गत जिसको बोलते हैं, वहाँ पर बड़े शहरों में या बड़े अत्यधिक नगरीकृत जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इस प्रकार के कार्य होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने प्रथम अध्याय के प्रश्न उत्तर करे बच्चों। ठीक है, कल हम द्वितीय अध्याय जिसका नाम है प्रवास, उसका अध्ययन करेंगे बच्चों। धन्यवाद।